नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघवेश और आज मैं आया हुआ हूँ चंबल ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हीरो मोटोकॉर्प का शोरूम है दादाबाड़ी कोटा में। और मैं यहाँ चलाने आया हूँ हीरो एक्सपल्स 200 4V को। और सबसे पहले तो आप सभी को थैंक्स, जो कि इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं मुझे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। बैक टू हीरो एक्सपल्स 200 4V। ये जो बाइक है खासकर बनी है ऑफ रोडिंग के लिए, इसलिए काफ़ी लंबी है, ऊंची है। पर मुझे देखना ये था कि इसकी लंबाई और ये जो ऊंचाई है कहीं सिटी में प्रॉब्लम तो नहीं बनती, इसलिए मैं आया आज यहाँ हीरो के शोरूम पे ये देखने के लिए कि इसको मैं सिटी में चलाऊँगा और वहाँ ये कुछ प्रॉब्लम करती है या बहुत अच्छे से चलती है। और इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो लंबा होगा लेकिन बने रहिएगा, अच्छे से कंक्लूजन में दूंगा। तो इस बाइक में आते हैं ड्यूअल डिस्क ब्रेक्स विद स्पोक व्हील्स एंड ड्यूअल पर्पस C8 के टायर्स। और इसमें मिलता है लॉन्ग प्ले सस्पेंशन में, मतलब जो पीछे वाला सस्पेंशन है वो भी काफ़ी ऊंचा है ताकि कुशनी आपको राइड दे। सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है, सिंगल सीट है तो आसानी से आप बैठ सकते हैं। अच्छे खासे ग्रैब हैंडल से, एकदम मजबूत ग्रैब हैंडल से। फ्रंट में आपको एक लंबा प्ले वाला मिल जाएगा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जो कि गड्ढों में आपको एक अच्छा खासा फील देगा। साथ में सिंगल चैनल ABS मिलेगा आपको। और इस तरह की बाइक्स में ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी दी जाती है, क्योंकि ये एडवेंचर्स बाइक है तो ग्राउंड क्लियरेंस इसमें बहुत अच्छी है। साथ में एक्स्ट्रा सेफ्टी रखने के लिए ये बैश प्लेट दी गई है एल्युमिनियम की, और किक भी दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, ताकि अगर कभी बैटरी के साथ कुछ दिक्कत हो तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा था कि टाइट पार्किंग स्पेस अगर हो तो इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस कैसा रहेगा, मैं पार्क करके देख रहा था इसको और अच्छा रहा रिज़ल्ट। तो फाइनली हम पेट्रोल वगैरह भरा के निकल लिए यहाँ से, और आप देख सकते हैं कि कितनी शार्प ये उतराई है, फिर भी मैं आसानी से उतर पा रहा हूँ यहाँ पे। पहली बार इस बाइक को यहाँ से उतार रहा हूँ, पर मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ। और उसके बाद भी यहाँ नीचे एक बहुत छोटा सा रैंप था, कहने को वो रैंप था, और सामने पानी जैसा था, वहाँ से मैं उतार रहा हूँ। तो आप बने रहिए। मेरी हाइट 6 फीट से अबव है और मेरे फ्रेंड की हाइट 5-6 के अराउंड है, तो दोनों की तरह से मैं आपको रिव्यू बताऊँगा कैसा रहा। जब इस बाइक को चलाना स्टार्ट किया तो बहुत जल्दी एक चीज़ समझ में आ गई कि बाइक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो क्यों ना इस बाइक को उन रास्तों पर लेके चलें जिनके लिए बनी है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ गड्ढे वाले रास्ते, और हम इसको उन गड्ढे वाले रास्तों पर लेके चले। और लिटरली ये बाइक जो है ग्लाइड कर रही थी उन रास्तों पे से, मतलब ज़रूरत ही नहीं है ब्रेक लगाने की या गड्ढा देखने की, बिल्कुल एक मजबूती के साथ ग्लाइड करते हुए गाड़ी आगे बढ़ रही थी। और इंजन के अलावा किसी और चीज़ की साउंड नहीं आ रही थी गाड़ी में से, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, जो बताता है कि कितनी मजबूती के साथ इस बाइक को बनाया गया है। साथ में मैं अपने फ्रेंड से, जैसे अभी साइकिल वाला देखिए एकदम सामने आ गया था, पर गाड़ी बैलेंस हो गई बहुत अच्छे से। मैं अपने फ्रेंड से जो पीछे बैठा था उससे पूछता भी रहा कंटिन्यूसली कि उसको कैसा फील हो रहा है। तो उसने बताया कि जितने ख़राब ये रास्ते हैं उतना ख़राब तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि यार काफ़ी मज़ा आ रहा है ऐसे रास्तों पे भी। काफ़ी देर इस बाइक को चलाने के बाद जब हमें कॉन्फिडेंस आया तो हम और थोड़े बिजी इलाकों की तरफ बढ़े, रामपुरा एरिया कोटा का उस तरफ बढ़े। और एक चीज़ तो साफ़ है कि इस गाड़ी की साइज़ ऐसी है कि हर कोई रुक जाता है और आपको ही रास्ता मिलता है सबसे पहले। जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सब रुक गए थे और मुझे ही रास्ता मिला। फाइनली हम आ गए इस बिज़ी मार्केट के भी सबसे बिज़ी जगह, जो है रामपुरा का घंटाघर चौराहा। और यहाँ इसलिए नहीं आए थे क्योंकि गर्मी बहुत थी और हमें आइसक्रीम खानी थी, या हमें उल्टा चल के दिखाना था। हमें तो ये बताना था कि इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी ये बाइक कैसा परफॉर्म करती है। और लोगों के रिएक्शन देखो, इस बच्चे का रिएक्शन देखो आप, इतनी अटेंशन सीकिंग बाइक है ना ये। आप लोगों को शायद ये ज़रूर लग रहा हो कि इतनी बड़ी बाइक लेके, इतनी लंबी बाइक लेके मैं इस मार्केट में घुसा हूँ, मुझे कितनी दिक्कत आ रही होगी। पर मैं इस टाइम तक भूल चुका था कि मैं एक्सपल्स को चला रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये बाइक मैं कई सालों से चला रहा हूँ, इतनी मुझे आदत सी हो गई थी इस गाड़ी की, और बड़ी आसानी के साथ मैं इस बाइक को चला पा रहा था इतने भीड़ वाले इलाकों में भी। और फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि क्यों ना इससे भी ज़्यादा भीड़ वाले इलाके में मैं इस गाड़ी को लेके चलूँ।
ये रोड मुझे सबसे ज़्यादा बिजी लगी और यहाँ पे मैंने अपने फ्रेंड को भी पीछे बिठा लिया ताकि मुझे इसका ट्रू पोटेंशियल पता लगे बाइक का। और बिल्कुल आसानी के साथ ये चल रही थी। अगर आप मेरे मुंह से बार बार आसानी के साथ, कंफर्टेबल ये वर्ड सुन रहे हो तो आप समझ सकते हैं कि बाइक कितनी कंफर्टेबल रही होगी, कितनी आसान रही होगी चलाने के लिए। इसलिए मैं बार बार ये बात बोल पा रहा हूँ। साथ में जो इंजन की हीटिंग है कुछ भी महसूस नहीं हो रही थी। जो पीछे जो एग्जॉस्ट है उसकी गर्मी ये भी महसूस नहीं हो रही थी, जबकि हम दिन में 12 से 3 बजे के बीच के टाइम में इस गाड़ी को चला रहे थे। इस टाइम तक इस गाड़ी को हम इतनी तेज़ धूप में अराउंड 3 घंटे चला चुके थे और अप्रॉक्स हमने 30-35 किलोमीटर चला लिया होगा। सकड़े रास्ते, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और प्लेन रोड, हर तरह की रोड पे इस बाइक को हमने चलाया। और इस बीच में मैं आपको शायद बताना भूल गया कि इसमें इंस्ट्रूमेंट कंसोल कैसा आता है, तो मैं आपको बता दूं। इसमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल आता है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नॉर्मल वाली सारी के अलावा आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइम, माइलेज, इसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जिसमें आपको नेविगेशन मिल जाएगा और साथ में आपके फ़ोन पे किसकी मिस कॉल आई है, मैसेजेस, वो सब पता लग जाएंगे। नेविगेशन अच्छा काम करता है। क्लच वगैरह काफ़ी अच्छा स्मूथ है। सारे इंस्ट्रूमेंटल पैनल बहुत अच्छा, क्वालिटी का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। मिरर्स की साइज़ बड़ी बड़ी है, आजकल कम ही देखने को मिलती है ऐसी बड़ी साइज़ के मिरर। साथ में जो कैप है ये अलग नहीं होता, साथ में जुड़ा रहता है, ये भी अच्छी बात है, वरना कई बाइक्स में अलग ही हो जाता है, इसको संभालते रहो। यहाँ पे जो इसका मफलर है ये काफ़ी ऊंची सी डिज़ाइन है, देखने में ऐसा लगता है कि शायद ये अड़ता होगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं अड़ा जब मैं पीछे बैठा था और इसकी गर्मी का एहसास भी नहीं हुआ। यही बात मैं अपने फ्रेंड से भी पूछूंगा कि कैसा रहा इस मफलर के साथ उसका एक्सपीरियंस। और यहाँ पे ये जैसा मैंने बताया किक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है बहुत बड़ा मेरे लिए। तो मैं तो मान के चलता हूँ कि बाइक में किक होना ही चाहिए, क्योंकि बैटरी का कोई भरोसा नहीं होता, तो हम कहीं फंस जाएँ ऑफ रोडिंग पे तो ये बड़ा काम आता है। अब मैं फ्रेंड से पूछता हूँ कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाइट क्या होगी दिव्यांशु अपनी? 5'7", 5'8". और कैसा लगा इस गाड़ी में? देखो हाइट के मामले में तो कहूँगा 5'7", 5'8" चला सकता है, बट कंफर्टेबली नहीं बोलूँगा। अगर आप कुछ कंजेस्टेड जगह में जा रहे हो और तो सिंगल के feel लिए, होगा। सिंगल के लिए अकेला बंदा फिर भी चला सकता है। अकेला बंदा बैठा हुआ है, विदाउट पिलियन बैठा हुआ है, तो कंजेस्टेड जगहों पर भी इजीली चला सकता है। थोड़ा बहुत इधर उधर पैर लगाना पड़ेगा, बट अदरवाइज दिक्कत नहीं है। और Basic दिक्कत है। और मेरी तो ये सोच थी, बाकी मैं अपना ओपिनियन बाद में बताऊंगा। ये जो मफलर है, जो एग्जॉस्ट है, ये टच हुआ था क्या बैठने पे पीछे? नहीं, मेरे को तो टच नहीं हुआ। मुझे भी नहीं हुआ, जबकि दिखने में कैसा लगता है कि शायद टच होता होगा। और इवन इसकी गर्मी भी फील नहीं हुई शायद, मुझे तो नहीं हुई। पैरों में तो गर्मी फील नहीं हुई। आज हमने करीबन, गर्मी ही चल रही है, हाँ। इनफैक्ट अच्छी खासी धूप है। करीबन 15 किलोमीटर हम लोग चला चुके हैं। 15 से 20 किलोमीटर के अंदर कहीं पर भी ये फील नहीं हुआ कि यार कुछ हीट जो है वो निकल करके पैरों में फील हो रही है या कुछ गर्मी फील हो रही है। इंजन में भी नहीं हुआ। इंजन में भी फील नहीं हुआ। वीडियो का जो ये पार्ट है ये है कंक्लूजन वाला पार्ट, और ये कंक्लूजन मैं आपको तब बता पा रहा हूँ जब मैंने और मेरे फ्रेंड ने इस बाइक को 3-3.25 घंटे के आसपास चलाया है, दिन में 12 से 3 के बीच में, काफ़ी गर्मी में। और अराउंड 30 से 35 किलोमीटर, हो सकता है 40 किलोमीटर हमने चला लिया हो, मीटर ऑन नहीं था। और इसको चलाया है तंग रस्तों में, खड्डों में, प्लेन रोड्स पे, नई बनती हुई रोड्स पे, पानी वाली जगह पे, सब जगह चलाया है। तब जाके, और कुछ मेरे फ्रेंड्स के भी फ्रेंड के थॉट्स हैं, कुछ लोगों ने जिन्होंने लुक्स को देख के बोला, वो सब थॉट मिला के मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है, काफ़ी लंबा वीडियो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसको भी आप पूरा आगे तक देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंफर्ट लेवल की। तो जब कंफर्ट की बात आती है, तो क्योंकि बाइक 2 लोगों के लिए बनी होती है, एक तो राइडर और एक पिलियन, तो उन दोनों के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। पहले बात करते हैं राइडर के कंफर्ट की, कि राइडर को चलाने में कैसी लगती है। तो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुशनी सीट्स हैं और जो सस्पेंशन है उनमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल है, तो गड्ढे वगैरह के जो सीधे आपके इम्पैक्ट आते हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। उसके अलावा मतलब किसी भी तरह की रोड से आपको निकालो, कहीं भी से निकालो, कुछ भी निकालो, ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं, देखने की ज़रूरत नहीं है। और यही हाल लगभग पिलियन का भी था। पिलियन से जब मैंने पूछा तो अप्रोक्सीमेटली, मतलब पिलियन के हिसाब से 8 आउट ऑफ 10 के आसपास की पोजीशन थी। और ये मैं कहना चाहूँगा पिलियन के लिए, क्योंकि हाइट का डिफरेंस का चक्कर में मान सकता हूँ। मेरी हाइट 6 फीट अबाव है, मुझे बहुत अच्छा लगा पीछे बैठने पर भी। मेरे फ्रेंड को थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस आया। ऐसा नहीं हुआ कि उसने कहा कि मुझे उतर ही जाना है इस पे से, मुझे बैठा नहीं जा रहा, ऐसा नहीं था। पर वो कह रहा था कि कंफर्ट की थोड़ी और गुंजाइश हो सकती है। तो जिस भी पर्सन को आपको पीछे बिठा के चलाना है, एक बार उसको बिठा के टेस्ट ड्राइव ले लेना। यस, लेकिन हाइट के डिफरेंस होने के बाद भी राइडर के लिए कंफर्ट एक जैसा था। मेरे फ्रेंड ने बोला कि बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है और इसको लंबी दूरी तक लेके जाने में भी शायद कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसा उसने बोला।
पिलियन के कंफर्ट की बात आई है तो मैं एक और चीज़ बता दूं, जो एग्जॉस्ट पाइप है आपको देखने में लगता होगा कि बिल्कुल टच होके जाता होगा पीछे वाले पर्सन के, लेकिन ऐसा नहीं होता, टच होके नहीं जाता और ना उसकी गर्मी फील होती है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। जो ग्रैब हैंडल है वो काफ़ी मजबूत है और काफ़ी लंबे हैं, ट्रैवल है उसमें, तो बहुत अच्छा लगता है पीछे बैठने वालों को भी। ऊंचा होकर बैठता है पीछे वाला तो आगे तक का दिखता है, बोर वो नहीं होता। सेकेंड पॉइंट है इंजन का। देखिए ये जो गाड़ी बनाई गई है ये ऑफ रोडिंग के लिए बनाई गई है। ऑफ रोडिंग इन द सेंस, कोई भी पर्सन ऑफ रोडिंग कितनी स्पीड पे करेगा, मैक्स टू मैक्स 60 65 इतनी स्पीड पे करेगा। अब कोई 100 की स्पीड पे करेगा तो वो तो भगवान के साथ बैठ के फिर उसका वीडियो देखेगा कि कहाँ गलती हो गई थी कि मैं यहाँ पहुँच गया। इतनी स्पीड कोई भी ऑफ रोडिंग नहीं करता है। तो जब कोई बाइक बनाई जाएगी 60 65 70 की स्पीड के लिए तो ये कोशिश की जाती है कि उसकी लोअर रेंज और मिड रेंज अच्छी रखी जाए। और यही इस बाइक में देखने को मिलता है कि आपको 6,500 7 8,000 आरपीएम पे अच्छी परफॉर्मेंस करके देती है। पुलिंग पावर बहुत अच्छी मिलती है। उसके बाद अगर आप इसको खींचेंगे तो थोड़ा लो तरीके से ये आगे बढ़ती है, थोड़ा लीनियर मैनर में आगे बढ़ती है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि इसका इंजन वाइब्रेट करता है। ये सबसे अच्छी बात लगी इसके इंजन की कि वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड थे। मतलब रेड लाइनिंग आप कर रहे हो 9500 पे रेड लाइनिंग होती है, वहाँ तक भी इंजन एकदम स्मूथ था। बस मैं यही कह रहा हूँ कि जो पिकअप है थोड़ा 8000 आरपीएम के बाद वो थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि इस गाड़ी को डिजाइन ही कुछ वैसे किया गया है। तो आप इसको अपाचे आरटीआर 204V या पल्सर 200 NS से कंपेयर मत करना, ये थोड़ी अलग कैटेगरी की बाइक है। इसके टायर थोड़े बड़े हैं तो ये पिकअप कुछ उसी तरीके से लेती है। और इंजन की बात आ गई है तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि 30 से 35 किलोमीटर इस बाइक को चलाया था लेकिन इंजन की गर्मी नहीं आ रही थी। वहाँ पे ऑयल कूलिंग ने बहुत अच्छा काम किया है और हीरो क्लेम करता है कि जब इन्होंने ये 4V वाला वर्जन दिया है तो इसमें इन्होंने ऑयल कूलिंग को और ज़्यादा इंप्रूव किया है। और मुझे लगता है कि जब इसमें आप फुली सिंथेटिक ऑयल डालोगे, गाड़ी थोड़ा चल जाएगी 5000 7000 किलोमीटर, ब्रेकिंग पीरियड ओवर हो जाएगा तो और ये गर्मी कम देगी। गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ थी और क्लच भी बहुत स्मूथ था। 200 सीसी के हिसाब से बहुत अच्छा क्लच था। आप सोच सकते हैं कि 30 से 35 किलोमीटर चलाने के बाद भी हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि वापस इस गाड़ी को देते हैं, बोर हो गए, थक गए, ऐसा लग रहा था और चलाए चले जाएं। ऐसी कुछ फीलिंग आ रही थी इस बाइक में। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ बाइक थोड़ी स्लो थी, तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है मैं ऑलरेडी 250 सीसी बाइक चलाता हूँ FZ25 जिसका एक्सेलरेशन काफ़ी क्विक है। अगर आप एक 150 सीसी बाइक से अपग्रेड कर रहे हैं तो आपको अच्छी लगेगी सिटी में। अगर आप कोई पूछना चाहें कि सिटी में कैसी रहेगी, क्योंकि हमने सिटी में ही चलाई थी, तो सिटी में जब आपको क्विक एक्सेलरेशन देना होता है, ओवरटेक करना होता है, उसमें बहुत ईजिली काम हो जाता है। बार बार गियर शिफ्ट करने नहीं पड़ते क्योंकि एक तो आपको स्पीड कम नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा, सस्पेंशन ऐसे है, और फिर भी अगर कम करनी पड़ी तो उड़ जाती है गाड़ी। मतलब इजीली टॉर्क इतना अवेलेबल रहता है क्योंकि 200 सीसी की बाइक तो है ही है। नेक्स्ट बात आती है राइडिंग डायनेमिक्स की। मतलब कंफर्ट और इंजन को मिला के दोनों का जो बनता है वो राइडिंग डायनेमिक्स में आता है। क्योंकि मान लीजिए आपके पास एक ऐसी गाड़ी है जिसका इंजन तो बहुत स्मूथ है लेकिन उसकी सीट पे बैठा नहीं जा रहा, उसके सस्पेंशन बहुत टाइट है, या इसका उल्टा कर लीजिए कि सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, सीट बहुत अच्छी है लेकिन इंजन वैसा काम नहीं कर रहा, बहुत वाइब्रेशन कर रहा है, तो फिर ये राइडिंग बिगड़ जाती है। इस बाइक में ऐसा नहीं है, इंजन बहुत स्मूथ है और सस्पेंशन कंफर्टेबल है, तो राइड क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। इसको चलाते रहने का मन करता है, बस फ्यूल डलाओ, 13 लीटर का टैंक है और चलाते चलो इसको। मिरर्स वगैरह काफ़ी बड़े बड़े हैं और मतलब सब कुछ एकदम आपके हाथ में रहता है, आप बोर नहीं होते बिल्कुल भी। और नेविगेशन सिस्टम तो है ही टर्न बाय टर्न, तो आप कैसे भी रास्तों पे निकल जाओ, मोबाइल को जेब में रखो और चलाते चलो। तो राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इस गाड़ी को इतनी देर चलाने के बाद जब मैं वापस अपनी गाड़ी पे आया तो मुझे कुछ मिसिंग लग रहा था कि यार एक गाड़ी घर पे एक्सपल्स जैसी होनी चाहिए जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते कैसे भी रोड हो आप केयर फ्री उस पर निकल सकें। राइड की बात आई है तो कॉर्नरिंग कैपेबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हीरो की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उन्होंने सस्पेंशन सेटअप को कुछ ऐसा रखा है कि इस गाड़ी में कुछ फील नहीं होता गड्ढा वगैरह, स्टिल ये कॉर्नरिंग पे बहुत अच्छी है। थोड़ी सी देर चलाने के बाद ही मुझे बहुत अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ गया था, मैं काफ़ी अच्छे टर्न ले रहा था। फिर भी एक नई गाड़ी थी तो इसलिए मैं बच रहा था, मैं और भी ज़्यादा टर्न ले सकता था। ये वाला जो पॉइंट है मैं इसको इनिशियली शूट करना भूल गया था और ये इस गाड़ी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वो है इस गाड़ी की लुकिंग। जनरली लुकिंग जो है वो होती है पर्सनल पर्सपेक्टिव, किसको कैसी लगती है किसको कैसी लगती है, बट ये गाड़ी रही है हेड टर्नर सब जगह। नो मैटर किस एज का सामने वाला पर्सन है, क्या जेंडर है उसका, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सबको अच्छी लगी। पेट्रोल पंप वाले भैया बोल रहे हैं कि कौन सी गाड़ी है, कितने की है, क्या माइलेज है, और भी कई सारे लोग, मतलब अगर हम बात करना उनसे स्टार्ट करते तो वो स्टार्ट हो जाते। इस तरह का इसका एक तरीके से जलवा था गाड़ी का। और मैं वाइट कलर की गाड़ी लेके गया था, वो तो सच में बहुत अच्छी लगती है। बहुत कम गाड़ियों के लिए आप ऐसा बोल सकते हो कि वाइट कलर उन पर सूट करता है।
तो यहाँ पे हीरो की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि बहुत प्रोपोर्शनेट गाड़ी उन्होंने बनाई है, बहुत अलग ही दिखने वाली गाड़ी बनाई है। तो अगर आपको आदत है इतना अटेंशन लेने की मार्केट में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कई जगह तो ऐसा हुआ हम ट्रैफिक जाम में फंसे हुए, वो पर्सन अपनी गाड़ी नहीं देख रहा और हमारी गाड़ी देख के अपनी गाड़ी चला रहा है, तो बताना पड़ा कि भाई सामने देख लो, हमारी गाड़ी पे अड़ेगा, स्क्रैच आएगा, नई गाड़ी है एकदम। तो ये बात है कि बच्चों को तो खासकर बहुत अच्छी लगी। इसमें मैं क्लिपिंग डाल दूंगा कि मतलब एक अलग ही लेवल का लुकिंग का स्वैग है इस गाड़ी का, तो उसको भी आप ज़रूर से कंसीडर करना। अभी तक जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किए वो इस गाड़ी को सिटी के लिए बेहतरीन बनाते हैं, पर अब जो 2 पॉइंट आने वाले हैं वहाँ कुछ हिट एंड मिस है फॉर सिटी। उसमें से पहला है ब्रेकिंग। यस, एक ऑफरोडिंग बाइक की ब्रेकिंग उतनी शार्प नहीं होती जितनी कि एक स्पोर्ट्स बाइक की होती है, तो वैसा ही हाल कुछ इसमें है। आपको ब्रेकिंग थोड़ी स्लो टाइप की लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत अच्छी क्वालिटी की ड्रम ब्रेक वाली बाइक चला रहे हैं, ना कि कोई डिस्क ब्रेक वाली बाइक। इनिशियली आपको ऐसा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप यूज टू हो जाएंगे तो आपको सही लगेगा। अब ये कोई कमी नहीं है इस गाड़ी की, बेसिकली ऑफरोडिंग बाइक्स की जो ब्रेकिंग होती है थोड़ी सी वैसे ही बनानी पड़ती है, स्लो टाइप, वरना अगर एकदम हार्ड ब्रेकिंग होगी और एबीएस किक कर जाएगा तो आप स्लिप हो सकते हैं, स्लिप होने जैसी कंडीशन बन सकती है। उसको बचाने के लिए इसमें ऐसा किया गया है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि बहुत तेज चलाती हुई बाइक में जब आप ब्रेक लगाएंगे फ्रंट वाला, क्योंकि सिंगल चैनल एबीएस है, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि स्लो मैनर में रुकी है, एबीएस शायद किक ही नहीं हुआ, एक नॉर्मल मैनर में वो गाड़ी रुक गई है। तो यस, आप एक बार चला के देखिएगा, इस चीज़ को ब्रेकिंग करके देखिएगा, तब अपना डिसीजन बनाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसके टायर्स। तो जो ऑफरोडिंग बाइक्स होती है उसमें स्पोक व्हील होता है, एलॉय व्हील नहीं होता, और स्पोक व्हील में अनटिल अनलेस बहुत ही हाई रेंज की गाड़ी BMW वगैरह नहीं हो, उनमें आपको ट्यूब वाला टायर ही मिलेगा। तो अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं एक ट्यूबलेस टायर वाली बाइक से, तो हो सकता है आपको ये थोड़ा अजीब लगे कि अब 1,60,000 61,000 लगा के मैं एक ऐसी बाइक सिटी के लिए ले रहा हूँ जिसमें ट्यूब टायर है। वैसे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ट्यूबलेस टायर बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है, लेकिन ट्यूबलेस टायर हमेशा ट्यूब टायर से अच्छा होता है सिटी के लिए, क्योंकि उसमें एक चीज़ मिलती है कि जब गाड़ी पंचर होगी तो आपको उसको धकेलना नहीं पड़ेगा। आप 1,60,000 61,000 की गाड़ी लेके अगर आप पंचर होने पे उसको ऐसे साइड में चला रहे हैं तो वो हो सकता है किसी किसी को अजीब लगे थोड़ा सा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। वैसे इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मुझसे पूछता है कि मेरी हाइट 5'6" से बिलो है, तो क्या मुझे गाड़ी लेनी चाहिए? नो। सेकंड क्वेश्चन है, कोई बोलता है कि जैसे अपाचे 204V उसने चलाई हुई, उसको बहुत अच्छी लगती है हाई स्पीड परफॉर्मेंस, तो क्या उस तरह के पर्सन को जिसको हाई स्पीड पसंद है उसको ही गाड़ी लेनी चाहिए? नहीं। पहला रीज़न तो यही है कि गाड़ी ऑफरोडिंग है, तो इसको उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया गया है। और सेकंड रीज़न है कि इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं आते हैं, तो हाई स्पीड के हिसाब से ट्यूबलेस टायर ज़रूरी है। ट्यूब टायर में प्रॉब्लम हो सकती है। ट्यूब टायर अगर आप बहुत तेज़ स्पीड पे चला रहे हैं और अगर वो पंक्चर होके बस्ट हो गया तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सीधा रिम ही बैंड होगी अच्छे खासे तरीके से, और वो तो चलो पैसा लगा के करा लोगे, लेकिन आपकी सेफ्टी जो है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर कोई मुझसे पूछता है कि टूरिंग के लिए कैसी है गाड़ी, तो इसमें यस भी है, नो भी है आंसर। यस इसलिए क्योंकि जिस तरीके से मैंने गाड़ी चलाया, मेरे फ्रेंड ने चलाया, दोनों ने बैठ के, जब हम दोनों बैठे हुए थे दोनों को बिठाने के बाद भी इसने 100 की स्पीड टच कर ली थी, अच्छे से चल सकती है। मतलब ये मान के चल सकते हैं कि 82, 90, 95, 100 मैक्स टू मैक्स ये अच्छे खासे टूरिंग कर सकती है। सामने से हमारे ऊपर हवा आ रही थी, विंड ब्लास्ट आ रहा था, लेकिन जो छोटी सी विंडशील्ड है ठीक ठाक काम कर रही थी मेरे लिए, क्योंकि मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ वो नेकेड है, उसमें कोई विंडशील्ड नहीं है, तो उसके कंपैरिजन में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, कहीं वाइब्रेशन नहीं था। तो वैसे ठीक है गाड़ी कि हाँ आप टूरिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं क्यों मना कर रहा हूँ टूरिंग के लिए? पहला रीज़न, इसमें ट्यूब टायर है, तो ट्यूब टायर वाली गाड़ियाँ टूरिंग के लिए अच्छी नहीं होती है। टूरिंग पे आप जा रहे हैं 200-300 किलोमीटर जाना चाहते हैं तो आप अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करेंगे 90+, और उस केस में अगर गाड़ी पंचर होती है चलते टाइम तो फिर आपको पता है ना एकदम टायर फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि ट्यूब वाला टायर है। उस कंडीशन में आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे वो आपको देखना है। दूसरा रीज़न ये है कि इसमें ड्यूअल चैनल ABS नहीं है, तो अगर आप हाई स्पीड पे चलाते हैं तो ड्यूअल चैनल ABS मुझे लगता है ज़रूरी है। इतना पैसा खर्च करने के बाद अगर कोई ले रहा है तो उसको ड्यूअल चैनल मिलना चाहिए, एज एन ऑप्शन मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई पर्सन बोलता है कि चलो टूरिंग का छोड़ो, मुझे 30 से 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर सिटी में चलानी है, माइलेज की मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं थोड़ा हैवी बिल्ड हूँ, लंबा हूँ, मोटा सा हूँ, मुझे ये गाड़ी कैसी रहेगी? बहुत बढ़िया रहेगी, आप फुली कंफर्टेबल होकर इस गाड़ी को चला सकते हैं, सिटी यूज़ के लिए परफेक्ट रहेगी मेरे अकॉर्डिंग, तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है इसमें। अगर कोई बोलता है कि मुझे कभी ऑफरोडिंग करनी ही नहीं है, तो क्या मुझे बाइक कंसीडर करनी चाहिए, मेरे रेंज में आ रही है?
बिल्कुल करनी चाहिए, अच्छी गाड़ी है, फिर भी आप एक बार चला के देख लेना। मेरे साइड से थम्स अप है कि हाँ आप इसको एक बार कंसीडर कर सकते हैं। ये जो सेक्शन है हीरो के लिए फीडबैक है, मैं फीडबैक देना चाहूँगा हीरो को। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा हीरो से कि आपने बहुत अच्छी गाड़ी बना के दी है, जैसा दिखती है वैसा परफॉर्म करती भी है, और इसमें कमी निकालना बहुत मुश्किल था। जो कमी निकली है वो भी ईजीली रेक्टिफाई हो सकती है। पहली कमी मुझे लगी सिंगल चैनल ABS। अब ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो बाइक है अपने सेगमेंट में सबसे सस्ती बाइक है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ड्यूअल चैनल दो और उसकी प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज़ करो, फिर भी ये दूसरी जो बाइक्स मिल रही है इसी की रेंज की उसके बराबर पहुंचेगी, तो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि उन्हीं की प्राइस में आ रही है फिर भी ड्यूअल चैनल ABS यहाँ पे आ रहा है। उससे थोड़ी सी सेफ्टी बढ़ जाएगी, थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगा चलाने वाला पर्सन। नेक्स्ट चीज़ जो है, आप इतने सारे ऑप्शंस दे रहे हो रैली किट वगैरह, तो एक ऑप्शन ये भी दो कि इसमें ट्यूबलेस टायर दो एलॉय व्हील के साथ, क्योंकि जो पर्सन सिटी में खरीदना चाहता है उसका ऑफ रोडिंग से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उसको कंफर्टेबल लग गई गाड़ी, लुकिंग पसंद आ गया, कुछ भी XYZ लेने वाले को लगा कि यही गाड़ी मुझे लेनी है, लेकिन लास्ट में उसे दिखा कि इसमें तो ट्यूबलेस टायर आते ही नहीं है, तो उस पर्सन के लिए भी आप एज एन ऑप्शन एलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर वाला रखिए। मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसकी जो सेल है वो इंक्रीज़ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में दिखने लगेगी। बाकी आप अपने जो डीलर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि कितने लोग ऐसे थे जो ट्यूबलेस टायर ना होने की वजह से इस गाड़ी को पिक नहीं कर रहे, कितने लोग ऐसे हैं जो ड्यूअल चैनल ABS ना होने की वजह से इस गाड़ी को पिक नहीं कर रहे। नेक्स्ट जो बहुत छोटी सी कमी लगी वो मुझे लगी रिगार्डिंग हॉर्न। हॉर्न में दो कमी लगी। पहला तो उसकी जो वायरिंग थी वो मैं शोरूम पे भी बोल के आया हूँ, उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से सुना। इस मामले में मुझे बहुत अच्छे लगे वहाँ के जो स्टाफ मेंबर थे कि ये जो हॉर्न की वायरिंग है इसको थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता है, जो कि बहुत इजी टास्क है। और सेकंड मुझे लगा कि इस गाड़ी की साइज़ के हिसाब से हॉर्न नहीं है। तो यस सही बात है कि हीरो ने सोचा कि सामने जो चल रहे हैं उनको भी शोर ना लगे, यस बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हुआ कि जब हमने गाड़ी इतनी देर तक चलाई तब हमें ये फील हुआ, हम हॉर्न देते थे, लोग बैक साइड देते थे, लेकिन जैसे उनको पता लगता था कि मतलब इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती थी, अनकंफर्टेबल हो जाते थे कि यार हॉर्न उस हिसाब से नहीं है। तो ये कमी हमें लगी, बहुत छोटी कमियाँ हैं, ईजिली रेक्टिफाई हो जाएगी। अगेन मैं कहना चाहूँगा बहुत अच्छी गाड़ी लगी, और मुझे कहीं ना कहीं फील है कि अगर इसमें ट्यूबलेस टायर आता होता तो हमारे घर में, जैसे मेरे ब्रदर को काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी, और जब मैंने उसको बताया कि ऑप्शन ही नहीं है ट्यूबलेस टायर का तो उसको थोड़ा सा अजीब फील हुआ। तो मैं डेफिनेटली पॉजिटिव हूँ इस गाड़ी के लिए। इन फ्यूचर अगर कुछ अपग्रेड आता है इसमें अच्छा खासा तो मैं डेफिनेटली घर के लिए परचेज़ करना चाहूँगा। आप भी नियरेस्ट शोरूम में जाके इसको देख सकते हैं, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और लास्ट में एक और बात बोलना चाहूँगा, हेडलाइट के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैंने रात को ही गाड़ी नहीं चलाई थी। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि इसकी हेडलाइट का थ्रो कैसा रहता है, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। तो सपोर्ट बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ तक वीडियो देखा तो और धन्यवाद, सलाह में आपको इतना लंबा वीडियो देखा आपने। मिलते हैं ऐसे और वीडियोज़ में, बाय बाय, टेक केयर।